नमस्कार। आज हमारे साथ उपस्थित हैं शिक्षाविद, सरस्वती विद्या मंदिर शास्त्री नगर के प्राचार्य श्री राकेश कुमार मिश्रा जी। राकेश जी पिछले 20 सालों से विद्या मंदिर से जुड़े हैं और शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहे हैं। ग्रामीण परिवेश में भी इन्होंने काफ़ी कुछ किया है, बच्चों को शिक्षित करने का निरंतर कार्य करते रहे हैं। आज सौभाग्य से हमारे साथ उपस्थित हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल। जी, आपका भी स्वागत। नमस्कार। ये 20 सालों का आपका शिक्षा का अनुभव रहा है जी, क्या महसूस करते हैं, कैसा अनुभव रहा? बड़ा अच्छा रहा। शिक्षा का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ स्वाभाविक रूप से मन लगना ही लगना है। और मेरा जहाँ तक कार्य की बात है, मैं ग्रामीण क्षेत्र में पिछले 20 वर्षों से काम किया हूँ और हर क्षेत्र को छूने का प्रयास किया हूँ। विद्या मंदिर के बारे में अभी तक लोगों के दिमाग में ये भ्रांतियाँ हैं कि विद्या मंदिर में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है मिशनरियों के मुकाबले, तो कहाँ आप देखते हैं दोनों को? ऐसा जो लोग बोलते हैं वो गलत बोलते हैं, इसलिए कि जो लोग यहाँ आते नहीं हैं, यहाँ की व्यवस्था को देखते नहीं हैं और बिना देखे कुछ भी कहना गलत है। यदि यहाँ आ करके देखें तो हम लोग मिशनरियों से कई गुना बेहतर कार्य कर रहे हैं और मिशनरी हम लोग के साथ कभी आ ही नहीं सकता है, हम लोग उससे बहुत आगे हैं। इसलिए ऐसा कहना गलत है कि मिशनरियाँ हमसे अच्छा काम कर रही है, ये सर्वथा गलत भी है और कहने वाले भी गलत हैं। भारतीय परंपरा के अनुरूप शिक्षा से यहाँ के लोग ही क्यों भागते हैं? जहाँ तक लोगों की भागने की बात है, लोग भाग नहीं रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं। अपनी जो विद्या भारती है, विद्या भारती के द्वारा समाज को जोड़ने का कई कार्यक्रम चल रहा है। नहीं, मेरा प्रश्न वो नहीं है। हमारा प्रश्न है कि आप देखते होंगे दिसंबर के महीने में लोग लाइन लगाकर मिशनरियों में नामांकन के लिए लालायित रहते हैं कि मेरे बच्चे अनाथ हो जाएं। अनाथ होने का मतलब ये है कि मिशनरी में एक सो कॉल्ड फादर बन जाता है, मदर बन जाता है, ब्रदर बन जाता है। क्या वो सारे उनके घर के नहीं रहते हैं? वहाँ लोग नामांकन के लिए लालायित होते हैं, लेकिन हमारे जो भारतीय संस्कृति के अनुरूप विद्या मंदिर शिक्षा देती है, वहाँ लोग नहीं आना सब चाहते हैं। ऐसा क्यों होता है? अभी लोग भ्रमित हैं। वैसे लोग जिनको अंग्रेजी फोबिया हो गया है, वे लोग वैसा करने को आतुर दिख रहे हैं। और जहाँ तक अनाथालय की बात है, मिशनरियों के द्वारा वास्तव में अनाथालय बनाने का प्रयास हो रहा है और लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं। जिन लोग समझ जाएंगे उस दिन हम सब के यहाँ आने के बिना कोई दूसरा उनका चारा नहीं होगा। हम सब भी बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन भीड़ के साथ लोग जा रहे हैं, भीड़ को लोग पसंद कर रहे हैं, अच्छाई को पसंद नहीं करते हैं। और भीड़ का नतीजा है कि वहाँ लोग जा कर के अपने आप को गौरवान्वित समझ रहे हैं, अच्छाई को छोड़ करके लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। बस मेरा इतना ही कहना है। वहाँ से निकले हुए प्रोडक्ट का नतीजा है कि आज पाश्चात्य सभ्यता हावी हो गई है भारतीय कल्चर पे, और भारत की अपनी व्यवस्था जो बचपन में ही नहीं आएगी तो आगे कैसे आएगी? इसके लिए विद्या भारती शुरू से ही प्रयत्नशील है कि हम सब बाल्यकाल से ही बच्चों में भारतीय संस्कृति को भरने का प्रयास करेंगे। इस दिशा में काम भी चल रहा है और हम सब आगे बढ़े हैं। आपके यहाँ नामांकन करवाने का क्या प्रक्रिया है? नामांकन के लिए हम सब सत्र के प्रारंभ में लिखित परीक्षा का आयोजन करते हैं और उस परीक्षा में जो भैया बहन सफल होते हैं उनके अपने विद्यालय के क्षमता के अनुसार उनका हम सब नामांकन लेते हैं। अन्यथा बाहरी बच्चों का बिना नाम के जांच किए नामांकन नहीं लेते हैं। तो बच्चों में कैसे संस्कार डेवलप कर पाते हैं आप लोग? संस्कार विकसित करने के कई मापदंड हमारे यहाँ हैं। जो बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, घर से माता पिता को चरण स्पर्श करके आते हैं। कहा गया है अभिवादन शैलस्य नित्यम दृढ़ो पसेविनः चत्वारि तस्वर्धन्ते आयुर्विद्या जसो बलम्।
पहला संस्कार वही मिलता है। बच्चे घर पर माता पिता को प्रणाम करें, गुरुजनों का प्रणाम करें, विद्यालय आकर अपने आचार्यों को प्रणाम करें। उसके बाद वंदना सभा होती है। वंदना सभा में हर दिन के लिए अलग अलग कार्यक्रम है। हनुमान चालीसा है, मानस पाठ है, गीता के श्लोक हैं, भजन है, संगीत है, शारीरिक है। ऐसे कई कार्यक्रम हमारे यहाँ चलते हैं। महापुरुषों की कहानियाँ हम सब सुनाते हैं, जिससे बच्चे अपने संस्कृति से परिचित होते हैं और उनका लगाव बढ़ता है। भारत में आजकल जो ये 1947 के बाद के राजनेताओं का जो जन्म हुआ है, इन लोगों ने भारत की संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास जो किया है, उस पर क्या कहेंगे? और वैसे राजनेताओं की मानसिकता के बारे में क्या कहा जाए। ये लोग यहाँ के संस्कृति को समझ नहीं पा रहे हैं, और समझ करके भी समझते भी हैं तो अनजान बने हुए हैं। ये अभी बिहार में बिहार सरकार ने हिंदुओं के सारे फेस्टिवल पे अंकुश लगाने के लिए अवकाश समाप्त कर दिया और बाकी धर्मों के लिए अवकाश की घोषणा कर दी। कहाँ तक उचित है? यह तो सरासर गलत है। और मात्र छुट्टी रद्द करने से भारतीय संस्कृति समाप्त हो जाएगी, ऐसा भी नहीं कहना है। छुट्टी मिले या नहीं मिले, भारतीय संस्कृति जीवंत है, इसकी जीवंतता बनी रहेगी। देखे होंगे कि छुट्टी के बाद शिक्षक तो विद्यालय में है परंतु बच्चे नहीं हैं। इसका मतलब है सरकार का जो आदेश है, उसके आदेश को समाज स्वीकार नहीं कर रहा है, और जिसको समाज स्वीकार नहीं करेगा वो लागू ही नहीं हो सकता है। जिससे हम सब देखते हैं, दहेज प्रथा को सरकार रोक लगा रखी है, परंतु ये खुलेआम चल रहा है क्योंकि समाज इसको स्वीकारा नहीं। इसलिए भारतीय संस्कृति को समाज स्वीकार की है। छुट्टी मिले या नहीं मिले, ये हमेशा लोगों के मन में, लोगों के हृदय में और जन जन में भारतीय संस्कृति व्याप्त है। इसको कोई रोक नहीं सकता है। ये जिन लोगों के जन्मोत्सव पे या निधन पे अवकाश रखा जा रहा है, क्या उनका भारतीय परिवेश में भी कोई योगदान है? क्या कोई योगदान नहीं है। सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए राजनेता ऐसा कर रहे हैं, उसे कुछ राजनीतिक लाभ मिल जाए। इस्लाम भारत का नहीं है, नहीं, विदेशी धर्म है, और ईसाइयत भी विदेशी धर्म है। उसके बावजूद यहाँ के नेता उसके पीछे ऐसे क्यों लगे हुए हैं, जैसे लगते हैं कि उनके पूर्वज वही थे? उसका एकमात्र कारण वोट की राजनीति है। यदि वोट की राजनीति नहीं रहे, एक नेता भी सब भारतीय संस्कृति के मानने वाले हैं। सब लोग घर में पूजा पाठ हिंदू देवी देवता का करते हैं, परंतु दिखावा के लिए, ताकि कुछ लाभ मिल जाए, वो दिखावा करते हैं ताकि कुछ मुस्लिम का वोट मिल जाए, कुछ ईसाई का वोट मिल जाए। लेकिन सब घर में देवी देवताओं की पूजा वो सब करते हैं। कई लोगों के यहाँ मैं जाता भी देखता हूँ, ऐसा करते लोग कर रहे हैं, परंतु मंच पर दूसरी बात करेंगे। तो ये वोट की राजनीति कहीं एक दिन भारत के लिए अभिशाप मत बन जाए। हाँ, इसका बड़ा खराब परिणाम आने वाला है। राजनेता जो कर रहे हैं, ऐसे राजनेताओं पर तो हम सब बोलते नहीं हैं। शिक्षा क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन शिक्षा क्षेत्र में काम करने के कारण हम लोग समाज से जुड़े हैं, और समाज में इस प्रकार की बातें आती रहती है कि लोग इस प्रकार के जो काम कर रहे हैं उसका भविष्य बड़ा अच्छा नहीं होगा। इसलिए राजनेताओं को इससे बाज आना चाहिए। प्राचीन शिक्षा पद्धति हमारी थी, उसमें शिक्षा का स्तर जो था और आज के शिक्षा का स्तर में कितना फर्क है? बहुत अंतर है। पहले की जो हमारी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था थी समाज से जुड़ी हुई थी, और समाज के आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था थी। समाज के लोग इससे जुड़े थे, समाज के लोग इसके नफ़ा नुकसान को समझते थे। आज स्थिति बिल्कुल उल्टा है। समाज को शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, और शिक्षा आज के समय में एक रोजगार का रूप ले लिया है, व्यवसाय का जरिया बन गया है। शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा से कोई मतलब रखने वाले लोग जो मतलब ही नहीं रखते हैं, बड़े बड़े विद्यालय चला रहे हैं, कॉलेज चला रहे हैं, ट्रेनिंग कॉलेज चला रहे हैं, जिनका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। वो वैसे लोग अपने पूंजी के आधार पर काम कर रहे हैं। अतः शिक्षा को समाज से जुड़ा होना चाहिए, जैसा कि विद्या भारती कर रही है। विद्या भारती समाज से जुड़ी हुई है, और समाज के द्वारा इसका संचालन हो रहा है,
समाज इसको प्रत्यक्ष देखती भी है, समाज के द्वारा सब काम हो रहा है, इसलिए शिक्षा को समाज से जुड़ा होना ही चाहिए। कहा गया था ये सभी जगह जितने भी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या कहीं भी हो, सभी जगह संस्कृत के ध्येय वाक्य लिखे हुए हैं, अभी भी देखने को मिलते हैं। बिल्कुल। लेकिन भारत के ये राजनेता लोगों ने संस्कृत को उपेक्षित कर दिया। संस्कृत से ही संस्कार आता है लोगों में, और हम सब देखते हैं संस्कृत का कितना प्रभाव है। आप देखिएगा दूरभाष विभाग का ध्येय वाक्य है अहर्निशम सेवा में है, संस्कृत का है। भारत का जो ध्येय वाक्य है सत्यमेव जयते संस्कृत में है, श्रमेव जयते संस्कृत में है, शिक्षा क्षेत्र का साविद्या विमुक्ते संस्कृत का है। इसलिए संस्कृत हर विभाग का ध्येय वाक्य है, और संस्कृत संस्कृति से जुड़ा हुआ है। न्यायालय में भी ये तो और न्यायालय में भी लिखा जतो धर्म ततो जय। इसलिए संस्कृत को हटाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि संस्कृति और संस्कार से जुड़ा हुआ विषय है। भारत की सबसे बड़ी व्यावसायिक संगठन LIC का भी ध्येय वाक्य योगक्षम संस्कृत में लगा हुआ है, संस्कृत में ही। जी बिल्कुल। उसके बाद भी नेताओं को संस्कृत से इतना दुर्भावना क्यों है, समझ में नहीं आता। नेता सब जानते हैं, राजनेता को सब पता है, परंतु यदि ऐसा नहीं बोलेंगे तो उनका वोट बैंक मजबूत कैसे होगा। एकमात्र लक्ष्य है वोट बैंक मजबूत करना। मैकाले की बात सभी लोग करते हैं, लेकिन मैकाले ने जो अब पार्लियामेंट में कहा था, जो डाटा प्रस्तुत किया था भारत के गुरुकुल की संख्या और यहाँ के लोगों का आंकड़ा, आज तक भारत के लोग उतने % अब शिक्षित नहीं है जितना उसने बताया था। यहाँ 97% लोग शिक्षित थे। मैकाले तो आया यहाँ, वो यहाँ अध्ययन करने के बाद सरकार को रिपोर्ट किया है कि यहाँ के लोग को यदि गुलाम बनाना है तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। जब हम अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को लाएंगे तो यहाँ के लोग शरीर से भारतीय होंगे और मन से अंग्रेज होंगे। वो हावी है, सब जगह देखने को मिल रहा है। आवश्यकता है इसको रोकने के लिए। उस दिशा में विद्या भारती काफ़ी आगे बढ़ी है। हर जगह विद्या भारती का काम भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए, उसका संवर्धन करने के लिए, उसमें सुधार के लिए काम चल रहा है, आगे भी चलता रहे। आप यहाँ के अभिभावकों से क्या अपील करना चाहेंगे? यहाँ अपने अभिभावकों से मेरा आग्रह होगा, ये सच्चाई को समझिए, अच्छाई को देखिए, पढ़ाई की व्यवस्था को देखिए और उसका मूल्यांकन करिए। मूल्यांकन के आधार पर आप तय करिए कि बेहतर कौन है, सरस्वती विद्या मंदिर बेहतर है या अन्य। आप निर्णय स्वयं करिए और निर्णय करके आगे का काम आप बढ़ाइए। यदि अच्छा है तो आपका यहाँ स्वागत है, ये लगता है कि आप ये अच्छा नहीं है तो आप निर्णय लें। एक प्राइवेट विद्यालयों के पैसे जो वहाँ जाते हैं वो किसी एक व्यक्ति के पैकेट में जा रहा है, उसका स्तर बढ़ रहा है, न देश का बढ़ रहा है, न धर्म का बढ़ रहा है, न समाज का बढ़ रहा है। कम से कम विद्या मंदिर में तो जो पैसे आते हैं वो धर्म, देश और समाज के लिए तो लगता है। बिल्कुल, यहाँ समाज के लिए ही काम हो रहा है। यहाँ के लोग समाज की आवश्यकता के लिए लगे हुए हैं। समाज कैसे सुदृढ़ होगा, अपनी संस्कृति कैसे बचेगी, इसके लिए विद्या भारती काम कर रही है। यहाँ कोई किसी का व्यक्तिगत लाभ नहीं है, एक लक्ष्य है, एक लक्ष्य की ओर हम सब आगे बढ़ रहे हैं। लक्ष्य है भारत माता को परम वैभव पर स्थापित करना। उस दिशा में विद्या भारती काम कर रही है। संघ पे वामपंथी लोग आक्षेप करते हैं कि संघ में ISI जैसे आतंकवादी बनाए जाते हैं। वो वामपंथी सब पागल हैं। वामपंथी को देखना चाहिए, संघ की कार्य पद्धति को समझना चाहिए। कई वामपंथ और गांधी जी, जयप्रकाश जी, ऐसे लोग संघ के शाखाओं में गए हैं। संघ की शाखाओं में जाकर के लोगों को बताए हैं कि काम करना है तो संघ से सीखो। संघ व्यक्ति निर्माण का काम कर रही है, जिसके कारण लाखों लोग बड़े बड़े पदों पर हैं। हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। इसलिए संघ वही खराब कहता है जो संघ के निकट कभी आया नहीं, संघ को समझा नहीं। और संघ के जो निकट आएगा, संघ को जो देखेगा, उस संघ के बारे में अपनी धारणा को बदल देगा। कहा भी गया है, संघ को समझना है तो शाखा में आइए, बिना आए आप कह नहीं सकते हैं।
जी बहुत बहुत आभार आपका, आपका। धन्यवाद।